गुड आफ्टरनून सर। तो लास्ट टाइम हमने प्लैटिहेलमिंथस एंड एस्टेलमिंथस की बात की थी। आज हम एनालिड्स फाइलम की बात करेंगे पहले, और फिर हम चलेंगे अगले फाइलम पे, दैट इज आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो आइए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बात करना किसके बारे में, फाइलम नोन एज एनालिड्स। ओके, तो एनालिड्स की बात करने जा रहे हैं। पे अटेंशन, सबसे तरह ध्यान देंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ इस बात को। ओके, तो आइए एनालिड्स की बात करें। देखिए, एनालिड्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नाम आता है एनालिटिक्स। देखिए, एनालिटिक्स में हमारे पास कौन आता है? एनालिटिक्स में हमारे पास अर्थवर्म आता है, एनालिटिक्स में हमारे पास लीच आता है, एनालिटिक्स में हमारे पास नेरेस आता है। तो अर्थवर्म, नेरेस, लीच, ये तीन मेजर एग्जांपल्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा, सॉरी फाइलम एनालिटा की। और इन तीनों फाइलम्स के अंदर जो चीज आप कॉमन देखेंगे वो क्या देखेंगे? आप इन तीनों फाइलम्स में ये कॉमन देखोगे कि मान लीजिए लेट्स से अर्थवर्म, लेट्स से दिस इज एन अर्थवर्म। अब इस अर्थवर्म के अंदर आप इस तरीके के मेटामर्स देखोगे, ऐसे इस तरह की लाइन देखोगे। अब ये एक्चुअली लाइन है, ये पूरे सर्कल में, मतलब अगर ये अगर मान लीजिए ये अर्थवर्म है, तो ये पूरी गोल लाइन है, ठीक है ना? ये इधर से आ रही है, राइट से और लेफ्ट में जा रही है। तो ये जो आप लाइंस देख रहे हो, ये पूरी राउंड है, ये आधी इस तरफ है, आधे उस तरफ। तो ये छोटे छोटे रिंग्स हैं, लिटिल रिंग्स। और ये लिटिल रिंग्स को हम बोलते हैं एनुलस। और इस एनुलस से नाम आया है एनालिड्स। तो जिनकी बॉडी में आपको छोटे छोटे रिंग नजर आएंगे, वो क्या हो जाएंगे? एनालिड्स। इसका मतलब हर एक एनालिड जिसकी भी आप बात करेंगे, जो भी आप समझेंगे जानेंगे, उन सब में आप क्या देखेंगे? एक चीज कॉमन, कि सबके अंदर आपको इस तरीके की रिंग्स नजर आएंगी। ठीक है, इसका मतलब जितने भी आप एनिमल्स की बात करोगे, सबके अंदर आपको मेटामर्स नजर आएंगे। अब ये रिंग्स हो गई, और ये सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामर्स। तो मतलब सारे के सारे क्या एग्जिबिट करेंगे? सारे के सारे मेटामेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एनिमल्स। अच्छा, बेसिक पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, ओके, तो हैबिटेट पे आते हैं। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं एनालिट्स की, तो आपको एनालिट्स अर्थों कहाँ मिलेगा? अर्थों लैंड में मिलेगा, लीच लैंड में मिलेगी, वाटर में भी मिलेगी, नेरिस वाटर में मिलेगा। तो एक्वाटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मतलब टेरेस्ट्रियल भी मिल जाएंगे, एक्वाटिक भी मिल जाएंगे, हर तरीके का हैबिटेट है। ओके, देन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। तो एस्के हेलमिंथस जो थे, राउंड वॉर्म जो थे, वो पहले ऐसे फाइलम थे जो जिसके अंदर प्रॉपर डेवलपमेंट था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। आप तो प्लैटिहेलमिंथस में भी गया था, ठीक है ना? लेकिन हमने मेजरली प्रॉपर्ली किस में करा था? एस्के हेलमिंथस में। और क्योंकि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, एवोल्यूशनरी बेस्ड क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन के हिसाब से चलती है। तो ये एनालिटिक्स में भी आप क्या देखोगे? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये पहले ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, which exhibit coelom, presence of coelom. So yes, they are termed as eucoelomates, और एक स्पेशल तरीके की eucoelomates known as schizocoelomates. तो बस याद रखिएगा कि they are the first eucoelomates। बताने की जरूरत नहीं है, coelom है तो प्रोटोब्लास्ट तो होंगे ही है। तो they are eucoelomates, true coelomates, एंड उसमें भी कौन से वाले हम बोलते हैं? schizocoelomates। Actually, coelom formation के basis पे coelomates can be divided into two categories, schizo and entero। जो शुरू के coelomates हैं, annelids, arthropoda, mollusca, ये schizo है। whereas echinodermata, hemichordata, chordata, ये enterocoelomates हैं। तो schizocoelomates ये आप बोल सकते हो। eucoelomate, schizocoelomate का मतलब coelom formed by splitting of rhizome। अभी आप इतना ही माइंड रख लीजिए बस।
So that is all about the फिलहाल basic properties of the analyst. आइए वन बाय वन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. अनफॉर्म को मेजरली हम अपने टारगेट पर रखेंगे और लीच कैसे अलग है, नेरिस कैसे अलग है, मैं आपको बताता जाऊंगा. ठीक है ना. तो आइए समझते हैं थोड़ा सा अर्थफॉर्म के बारे में. आइए सबसे पहले चलते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं. ओके. सो अगर मैं एक अर्थफॉर्म की बात करूं, फिर टॉक अबाउट द अर्थफॉर्म. तो अर्थफॉर्म का मान लीजिए कोई अर्थफॉर्म है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे एक सिंगल ट्यूब होता है. ठीक है. एक सिंगल ट्यूब वाला उसका क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. ठीक है ना. मतलब इसमें आपको उसका माउथ भी आ जाएगा, इसमें उसका ईसोफेगस भी आ जाएगा. ठीक है. क्लियर है पॉइंट. और इसमें उसका फारिंग्स भी आ जाएगा, ईसोफेगस भी आ जाएगा, फारिंग्स भी आ जाएगा. इधर आप बीच में दोनों के बीच में फारिंग्स भी लिख सकते हैं. ठीक है. देयर इज माउथ, फारिंग्स, ईसोफेगस. ठीक है. देन स्टमक भी आ जाएगा. ठीक है. और इंटेस्टाइन भी आ जाएगा. और इसके इंटेस्टाइन में आप क्या देखोगे, फिर आगे लास्ट में आना आ जाएगा. अच्छा. इसके इंटेस्टाइन में आप क्या देखोगे, एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, जो इंटेस्टाइन का एपिथेलिया है. इसके इंटेस्टाइन मैं बात कर रहा हूँ एनर्जी इसकी अर्थफॉर्म की, स्पेसिफिकली अर्थफॉर्म. इसके इंटेस्टाइन करीब 26 सेगमेंट के आगे, 26 सेगमेंट से ऑलमोस्ट लास्ट सेगमेंट तक, या 26 सेगमेंट से आप कह सकते हैं लास्ट 25 तक. मतलब मान लीजिए 100 सेगमेंट है, तो 26 सेगमेंट से लेके लास्ट 25 का मतलब 75 है ना. लास्ट मतलब जैसे लास्ट लास्ट से एक पहले, फर्स्ट लास्ट, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, जैसे करते हैं लास्ट 25 मतलब 100 सेगमेंट है, तो 26 से लेके 75 तक. ओके है ना. क्या मिलेगा आपको, एक स्पेशल फोल्डेड स्ट्रक्चर मिलेगा, फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन मिलेंगे. और इस फोल्ड्स ऑफ इंटेस्टाइन को हम बड़े प्यार से बुलाते हैं, दिस इज एक नाम दिया है मतलब इस वाले चैप्टर में दिया टैफ्लोस. टैफ्लोस बोलते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एनालिस्ट, या स्पेसिफिकली आप बता सकते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अर्थफॉर्म. ये आपको अर्थफॉर्म के अंदर मिलेगा. ठीक है. तो दैट इज द अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें क्या देखा कि देयर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, देयर इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. और डाइजेशन कहाँ होगा, सेलुलर या इंट्रा सेलुलर, मतलब एक्स्ट्रा या इंट्रा. डाइजेशन होगा एक्स्ट्रा सेलुलर विद इन दिस कैविटी, या कैविटी के अंदर डाइजेशन रहेगा. और एक और छोटी मोटी बातों के अंदर हम बताना चाहें, तो इसके स्टमक के अंदर देयर आर ग्लैंड्स known as calciferous glands. Calciferous glands. ठीक है ना. ओके. और अगर इसके फीकल मैटर की बात करें, फीकल मैटर की बात करें, तो फीकल मैटर की हम बात करें तो it is used for composting, yeah, it is good for fertilization. Okay. ना पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे. देखिए अर्थफॉर्म को हम फार्मर्स फ्रेंड्स भी बोलते हैं, हमने पहले भी सुना होगा 9th क्लास में. ये अर्थफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड्स. क्यों बोलते हैं, अटेंशन. अर्थफॉर्म सॉइल की टॉप मोस्ट लेयर पे जो चीजें रहती है ना, सब ह्यूमस कहते हैं, है ना, पत्तियां वगैरह जो भी है, उसको खाता है, जो सड़ रही होती है, तो डेट्रीवोरस है. मतलब कि याद रखना ईटिंग हैबिट के अंदर एनालिड्स में जो अर्थफॉर्म है, जो अर्थफॉर्म है, अर्थफॉर्म अर्थफॉर्म इज डेट्रीवोरस. डेट्रीवोरस का मतलब जो डेड एंड डिकेइंग चीजों का को कंज्यूम करे. तो अर्थवॉर्म इज डेट्रीवोरस. वो सॉइल के टॉप मोस्ट जो लेयर होती है, सड़ती हुई पत्तियां, लीफ वगैरह, उसको खाता है. खाने के बाद वो एसिडिक होता है, क्योंकि सड़ता हुआ खाना एसिडिक होगा, खाएगा. स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड है. कौन सी ग्लैंड है, कैल्सिफेरस ग्लैंड. ये उस एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज करेंगे. तो आपके स्टमक में और अर्थवॉर्म के स्टमक में फर्क है. आपके स्टमक के अंदर एसिडिफिकेशन हो रहा है,
HCl है, चीजें एसिडिक हो रही है, लेकिन अलग फॉर्म के स्टमक के अंदर चीजें न्यूट्रलाइज हो रही है, ठीक है। गॉट इट। ओके, सो कैल्शियम इज ग्लैंड में न्यूट्रलाइज। उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा फिनोमेना है इसके एक्सक्रीशन का, ठीक है ना। अब इसके एक्सक्रीशन के लिए इसके पास स्पेशल तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, नेफ्रिडिया। पे अटेंशन। अगर हम इसके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन की बात करना चाहूंगा क्योंकि आपको बताने जा रहा हूँ फार्मर प्रिंसिपल। इसके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन के लिए अल्फॉर्म के पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, आप याद रखेंगे, नेफ्रिडिया बुलाते हैं। ओके, नेफ्रिडिया। अभी नेफ्रिडिया तीन तरीके के होते हैं, नेफ्रिडिया pharyngeal nephridia. Two, we have the septal nephridia, and three, we have integumentary nephridia. Okay, so we have pharyngeal nephridia, we have septal nephridia, and the integumentary nephridia. तीन तरह के nephridia होते हैं। अच्छा, nephridia करते क्या है? nephridia इसके ब्लड से या इसके फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से, बॉडी फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट लेंगे। क्या लेंगे? मेटाबॉलिक वेस्ट, जो भी मेटाबॉलिज्म में हुआ उस मेटाबॉलिक वेस्ट को लेंगे, क्लोरोफिल मेटाबॉलिक वेस्ट को लेंगे, जैसे कि आपकी किडनी भी करती है, ठीक है ना, ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट लेती है, और उस मेटाबॉलिक वेस्ट को नेफ्रिडिया, हालांकि कहाँ के लिवर में होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है यूरिया में कन्वर्ट होता है आपकी बॉडी, आपके लिवर में है। यहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट जो है नेफ्रिडिया में ही कन्वर्ट हो रहा है इनटू यूरिया। कन्वर्ट हो रहा है यूरिया में, मतलब एनलेट्स कैसे यूरियो चलेंगे, तो यूरिया कन्वर्ट हो रहा है, उस यूरिया को रिलीज किया जा रहा है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट लिया ब्लड से या फ्लूइड, बॉडी के फ्लूइड से, ठीक है ना, नेफ्रिडिया ने लिया और कन्वर्ट करके उसको यूरिया में, नाइट्रोजनस वेस्ट। ओके, अब ये जो यूरिया है, ठीक है, ये कहाँ रिलीज हो रहा है? जैसे आपके बॉडी में क्या होता है, आपकी बॉडी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस करती है अमोनियम आयन की फॉर्म में, उस अमोनियम आयन को ब्लड में डाल दिया जाता है, ये अमोनियम आयन लिवर में जाते हैं, लिवर में इस अमोनियम आयन से यूरिया बन जाता है। फिर ये यूरिया वाला ब्लड जब किडनी से पास होता है, तो किडनी से वो यूरिया निकल के आपके ब्लैडर में आ जाता है, ब्लैडर से यूरिथ्रा में जाता है, यूरिथ्रा से आप बॉडी के बाहर उसको निकाल देते हैं। जब भी आप यूरिन पास करते हैं तो उस वाटर के साथ, यूरिन के साथ यूरिया भी बाहर निकल जाता है। तो यूरिया बनाता आपके लिए लिवर है, ठीक है ना, और रिलीज निकालता आपके लिए कौन है? किडनी हेल्प करता है। ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। पर यहाँ पे यूरिया यूरिया बना रहे हैं, ये रिलीज भी कराएगा। अब ये रिलीज कहाँ होगा? आपका सिस्टम तो एक्सक्रीटर सिस्टम तो ऐसा है कि किडनी से ब्लैडर, ब्लैडर से बॉडी के बाहर थ्रू यूरिथ्रा। इसमें कोई यूरिथ्रा नहीं है, कोई ब्लैडर नहीं है, तो इसमें क्या है, यूरिया तीन तरीके से बाहर जाता है। पहला कि कुछ नेफ्रिडिया ओपन अप होते हैं आगे फारिंक्स में। कहाँ पे? फारिंक्स। तो जो नेफ्रिडिया फारिंक्स में ओपन होते हैं, यहाँ ओपन अप होते हैं, यहाँ पे एलिमेंट्री के नाम में, यहाँ फारिंक्स में, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं फारेंजियल नेफ्रिडिया, ठीक है ना। अभी फारिंक्स में ओपन हो, चाहे इसोफेगस में ओपन हो, चाहे स्टमक में ओपन हो, ओपन तो एलिमेंट्री के नाम में हुआ ना, और जो भी एलिमेंट्री के नाम में ओपन होगा वो अल्टीमेटली बाहर किसके थ्रू जाएगा? एनएस के थ्रू बाहर जाएगा, तो फीकल मैटर के साथ जाएगा। तो फारेंजियल नेफ्रिडिया का जो यूरिया है वो मतलब जीआई ट्रैक्ट में आ रहा है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आ रहा है, और एनएस से बाहर जा रहा है। कहां से बाहर जा रहा है? एनएस से बाहर जा रहा है, फिर फीकल मैटर के साथ बाहर जा रहा है। सेप्टल नेफ्रिडिया, सेप्टल नेफ्रिडिया के सेप्टा के साथ, मान लीजिए इसके लिए सेप्टा एक, सेप्टा दो, सेप्टा, सेप्टा मतलब ये मेटामर, यही रिंग्स को बोल रहे हैं, है ना। तो जो इन रिंग्स के साथ या इन सेगमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, उसे हम बोल रहे हैं सेप्टल नेफ्रिडिया। और सेप्टल नेफ्रिडिया भी खुलते हैं जीआई ट्रैक्ट में। कहाँ खुलते हैं? एलिमेंट्री के नाम में खुलते हैं, जीआई ट्रैक्ट में खुलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में खुलते हैं, एंड बाहर निकलेगा इनका भी एक्सक्रीशन, इसका भी, ये भी कहां से बाहर निकलेगा? एनस से बाहर निकलेगा। तीसरा नेफ्रिडिया इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया। इंटेगुमेंट का मतलब होता है स्किन, ये आपकी इंटेगुमेंट है, मतलब आपकी स्किन है। तीसरे नेफ्रिडिया की आउटर बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, इसके स्किन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, और इनकी ओपनिंग भी स्किन के सीधा बाहर होती है। तो तीसरे वाले की जो ओपनिंग है वो एकदम स्किन से क्या है? सीधा बाहर है, ठीक है। और
स्किन के बाहर ये रिलीज हो रहा है, स्किन के अंदर ये नेफ्रिडिया है और ओपनिंग स्किन के बाहर है। तो ये आपके स्वेट के जैसे आपका स्वेट है, स्किन में ग्लैंड है, स्वेट सीधा बाहर जाता है, वैसे ही इसके ये नेफ्रिडिया सीधा बाहर यूरिया को रिलीज करते हैं आउटसाइड बॉडी। तो आपने दो तरीके के नेफ्रिडिया देखे, ठीक है ना, जो एनएस के थ्रू, फीकल मैटर के थ्रू अपना नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज कर रहा है। इसका मतलब कि जो भी नाइट्रोजनस, जो भी फीकल मैटर एक एनिलेट या एक आर्थ्रो, एक सॉरी एक ये अर्थवॉर्म रिलीज करेगा, जो भी फीकल मैटर ये रिलीज करेगा, दैट इज गोइंग टू बी pretty much rich in urea, and because it is pretty much rich in urea, ठीक है, तो ऑफ कोर्स जो यूरिया होता है वो नाइट्रोजनस है, वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की तरह काम करता है, तो फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा। दूसरा आपने क्या देखा, इसने टॉप मोस्ट लेयर खाई और उसके कंटेंट को यूरिया में कन्वर्ट करके नीचे ले आया। तो मतलब ऊपर की लेयर नीचे, नीचे की लेयर ऊपर, ऐसे करके सॉइल के मिक्सिंग कर रहा है और एक तरीके से सॉइल को ज्यादा क्या बना रहा है, फर्टाइल बना रहा है, तो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना। और इस तरह की वजह से हम इसको फार्मर फ्रेंड्स में बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने दो चीजें डिस्कस कर रही, एक डाइजेशन और एक एक्सक्रीशन फॉर द एनालिस्ट फॉर स्पेसिफिकली स्टडीइंग अबाउट द फॉर्म। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम रेस्पिरेशन और बाकी चीजों चलेंगे, उसको मिटा देंगे, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड मिटा देंगे। सर जीआई क्या होता है सर? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, मतलब कि आपके एलिमेंट्री कैनाल को हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ओके सर। मिटा दिया जाए इसको, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर आप में से किसी को डाउट नहीं है, आपकी खामोशी को हाँ समझते हैं, हाँ कोई डाउट नहीं है, तो मूव फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर लिया, एनालिटिक्स के बारे में, डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन। और अच्छा, ये तो हुआ मतलब कि अर्थफॉर्म के बारे में, कि अर्थफॉर्म जो है वो डिट्रेटिव बोरस है। सारे एनालिट्स डिट्रेटिव बोरस नहीं है। तो आपको फॉर एग्जाम्पल पता होगा कि लीच जो है, ठीक है ना, जो लीच है वो डिट्रेटिव बोरस नहीं होती है, वो पैरासिटिक होती है। और पैरासिटिक कैसा, एक्सो पैरासाइट, मतलब जो बॉडी के बाहर से पैरासिटिक हो उसे बोलते हैं एक्सो पैरासाइट। तो लीच इज एक्सो पैरासिटिक, ठीक है। एंड लीच ब्लड सकिंग होती है, मतलब उसको बोलते हैं सैंगुइवोरस। मैं आपके लिए स्पेलिंग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सैंगुइवोरस बोलते हैं, सैंगुइवोरस। So leech is sanguivorous, sanguivorous, मतलब कि it is blood sucking. Okay, okay. So the leech is sanguivorous, यानी it is blood sucking. That is the property of the leech. ठीक, okay. चलिए, तो आगे बात करते हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स लीच एक्सोपैरासाइटिक होती है ना। ओके, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, लीच ब्लड सकिंग होती है। और लीच का जो साइंटिफिक नाम है, लीच का जो मोस्ट कॉमन लीच है, जो मोस्ट कॉमन लीच है उसका नाम है हेरोडेनेरिया। नाम इंपॉर्टेंट। एंड इट आल्सो रिलीजेस हेरोडिन, which is an anticoagulant. Okay,
और लीच की हम बात करें तो एक बता रहा हूँ सारी चीजें। लीच की अगर हम बात करें तो उसके पास खाने के लिए सकर्स होते हैं। तो दो सकर्स होते हैं, एक एंटीरियर जो उसका ओरल सर्कल है, माउथ भी है मतलब, और एक पोस्टीरियर है। ये दो सकर्स हैं उसके पास। और जो लीच के सकर्स हैं वो उसके इंजेक्शन में, खाने में और लोकोमोशन हेल्प करते हैं। करते हैं लोकोमोशन, चलने में भी हेल्प करते हैं। ओके, मैं आपको बताता हूँ फ्लावर्स। तो लीच का नाम हेरोडेनेरिया है। ये एक एंटी कोगुलेंट रिलीज करता है नोन एज हेरोडेनिन। पे अटेंशन। ठीक है, लीच आपको जब ब्लड सक करेगी तो वो चाहेगी कि ब्लड कंटिन्यूसली सक होता रहे। वो नहीं चाहेगी कि आपका ब्लड क्लॉट करे। तो वो एक केमिकल रिलीज करती है नोन एज हेरोडिन, जो कि एंटी कोगुलेंट होता है, जिससे आपका ब्लड क्लॉट नहीं करता और वो कंटिन्यूसली ब्लड सक कर सकते हैं जब भी जब तक उसका मन करे। ठीक है ना। और फिर ब्लड को स्टोर करके रखेगी ना स्पेशल पाउचेस नोन एज हेमोसेलेमिक पाउचेस। देखिए बड़ा वैसी बात है कि एक इंटरेस्टिंग सी बात है कि हेरोडिनेरिया या लीचेस का एक एक्सेप्शन है कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, खुला खुला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो क्योंकि खुला खुला सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे पहले बताया था कि जो बॉडी की कैविटी होगी या स्पेस होगी वो ब्लड फिल्ड हो जाएगी, तो उसे बोलेंगे हेमोसील। और अगर वहां पे हेमो 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 मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी, तो हेमोसील हो जाएगी और वहां पे कोई पाउच होगा तो उसे बोलेंगे हेमोसेलेमिक पाउच। तो उस हेमोसेलेमिक पाउच के अंदर ये अपने ब्लड को क्या करती है, स्टोर रखती है। ठीक है, अपने ब्लड को मार क्या जो भी ब्लड करती है उसको स्टोर रखती है, तो सीधा आपके ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ले लेंगे। और क्लॉट ना ब्लड उसके लिए हेरोडिन नाम का एंटी कोगुलेंट रिलीज कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और ये सब काम करने के लिए इसको क्या सकर्स है, एंटीरियर सर्कल है। पोस्टीरियर सर्कल किस में करते हैं, लोकोमोशन में, along with the anterior circle। तो एंटीरियर सर्कल लोकोमोशन प्लस इंजेक्शन में काम करेगा और पोस्टीरियर सिर्फ लोकोमोशन में काम करेगा। अब पे अटेंशन। अब ये लोकोमोशन तो हो कैसे रहा है, हाउ एग्जैक्टली दिस लोकोमोशन इज हैपनिंग। लोकोमोशन तो कैसे होता है, मान लो कि ये लीच है, मेरे हाथ को लीच समझ लीजिए एक बार से थोड़ी देर के लिए। अब ये आप समझ लो कि ऊपर मेरी उंगलियों पे एंटीरियर सर्कल है और नीचे मेरे पास पोस्टीरियर सर्कल है, ये एंटीरियर नहीं पोस्टीरियर। तो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों सर्कल हटाए। अब इसने एक ऐसे छोटी सी, अब इसने क्या किया, अपना एंटीरियर सर्कल उठा लिया, एंटीरियर सर्कल हटा लिया। ठीक है, और अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया। मान लो मेरे मेरे उंगली को देखो, ये एंटीरियर सर्कल और नीचे अंगूठे पे पोस्टीरियर सर्कल। तो अभी स्किन है ऐसे, राइट, ऐसे देख लीजिए, दिख रहा है। ओके, मेरी उंगली पे एंटीरियर, पीछे पोस्टीरियर। ओके, तो क्या किया, पहले एंटीरियर सर्कल उठा लिया, अब अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया, अपनी बॉडी को एक्सटेंड किया, फिर एंटीरियर सर्कल से अटैच कर दिया, पोस्टीरियर हटा लिया, बॉडी रिलैक्स करी नॉर्मल। तो ऐसे ऐसे कर, like this, anterior attach, posterior हटा, posterior attach, anterior attach, skin normal, ऐसे कर, तो like this वापस से समझिए। ये हटाया, anterior हटा दिया, बॉडी एक्सटेंड करी, anterior लगा दिया, posterior हटाया, posterior हटा दिया, बॉडी रिलैक्स करी नॉर्मल, फिर एक और ऐसे। फिर आगे बस, तो इस तरीके से लीच मूव करती है। क्लियर। और इसी तरीके से मूव करता है कौन, अर्थफॉर्म। बस अर्थफॉर्म के पास सर्कस के बजाय, सर्कस के बजाय स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे एक्सटेंडेड, उन्हें बोलते हैं सीटे। क्या बुलाते हैं, सीटे बुलाते हैं, सीटे। या एक और स्पेलिंग है इसका, सीटे, तो हम सीटे बुलाते हैं। ठीक है, तो अर्थम के पास लोकोमोशन के लिए क्या है, सीटे हैं। इसके पास क्या है, सकर्स है। नेरिस की बात करते हैं। नेरिस बड़ा इंटरेस्टिंग है। नेरिस जो है, आप ध्यान से देखिएगा, नेरिस का डायग्राम कभी आपने देखा हो बुक्स में देखिएगा, मैं ग्राफ डायग्राम बना रहा हूं नेरिस। नेरिस के पास पैरेलल अपेंडेजेस हैं। ओके, तो नेरिस के पास पैरेलल अपेंडेजेस हैं, पैरेलल अपेंडेजेस हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे पैर हैं, these are parallel appendages and these are known as parapodia, known as parapodia। अब पैरापोडिया किस में करते हैं, पैरापोडिया बीट करते हैं ऐसे 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 और पानी में स्विम करने में हेल्प करते हैं। तो पैरापोडिया स्विम करने में हेल्प करते हैं। देखिए ये एक्वाटिक है, कौन,
द नीरस इज एक्वाटिक, तो उसके पैरापोडियस को स्विम करने में हेल्प करते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, इनके जो पैरापोडिया, अगर मैं एक पैरापोडिया बनाऊं यहाँ पे, तो इसका जो पैरापोडिया है उसमें भी सीटें होते हैं। तो पैरापोडिया की सीटें क्या कर रहे हैं, मान लो पानी पे कोई रॉक है, अब नीरस का मन कर रहा है कि रॉक पे चले, उसमें वॉक करे, तो वॉक करने के लिए पैरापोडिया के ऊपर प्रेजेंट सीटें भी हेल्प करते हैं। पैरापोडिया, तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि इनके पास स्विमिंग के लिए पैरापोडिया है, वॉकिंग के लिए सीटें हैं। वॉकिंग के लिए क्या है, सीटें हैं उसी पैरापोडिया के ऊपर, उसी पैरापोडिया पे सीटें हैं वॉकिंग के लिए, ठीक है, दैट इज नेरेस्ट। अर्थ, अर्थों के पास सिर्फ सीटें हैं, वो वॉकिंग ही करता है बस, है ना। और ये क्या नाम है इसका, लीच के पास सकर्स हैं लोकोमोशन के लिए, और तीनों में एक चीज कॉमन है क्या, कि अपनी बॉडी को ऐसे एक्सटेंड करते हैं, खींचते हैं नॉर्मल करते हैं, खींचते हैं नॉर्मल करते हैं। तो ये बॉडी का खींचना नॉर्मल करना, खींचना नॉर्मल, ऐसे ऐसे होता है ना, होती है ऐसे, खींचा नॉर्मल, खींचा नॉर्मल, खींचा नॉर्मल, ओके। तो इसको खींचना नॉर्मल करना है, खींचना नॉर्मल करना है, खींचना नॉर्मल करना है। इसमें मसल्स काम करती है, कौन सी मसल्स, दो तरीके की मसल्स काम करती है। अगर मैं अर्थों की बॉडी बनाऊं, अगर मैं इसका राउंड क्रॉस सेक्शन काटूं, ऐसे कट करूं अर्थों को, तो ऑफकोर्स इसके सबसे बाहर एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्या होगा, एपिथेलिया होगा, ठीक है। और अंदर भी क्या होगा, अंदर भी एपिथेलिया होगा, ओके। और ये इसका गट होगा, गट मतलब सॉरी, इसकी बॉडी कैविटी होगी, है ना, कैविटी होगी, दिस कैविटी, ओके। और इसकी जो बॉडी है उसमें दो तरीके की मसल्स होगी, कौन सी मसल्स, कुछ मसल्स होगी ऐसे लंबी लंबी खींची खींची, ऐसे लंबी 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 मसल्स, ऐसे ना, है ना, लॉन्ग लॉन्ग मसल्स, ओके। ओके, these muscles are known as longitudinal muscles, ये important है, longitudinal muscles, longitudinal muscles, okay, longitudinal muscles, कुछ longitudinal muscles and yes, और कुछ muscles हैं ऐसे राउंड राउंड राउंड, उनको बोलते हैं सर्कुलर, क्या बोलते हैं, सर्कुलर, तो सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल्स। तो इनका जो लोकोमोशन हो रहा है, जो चल रहे हैं, उसमें दो मसल्स काम करनी है, एक लॉन्गिट्यूडनल मसल और एक सर्कुलर मसल। और इन लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल से ऐसे खींच के मूव कर रहे हैं, हाँ। बाकी काम जो सपोर्टिंग वर्क है, जो या तो सकर्स दे रहे होंगे, अगर वो लीच होगी तो सीटें दे रहे होंगे, अगर अल्फाम होगा तो, और पैरापोडिया यहाँ सीटें दे रहे होंगे, अगर वो नेरेस होगा तो डिपेंड कि वो स्विम कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज रहेगी तीनों के कॉमन, और ये बदलता जाएगा। तो दैट इज अबाउट द लोकोमोशन इन द एनालिक्स, जो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि मुझे आपको थोड़ा सा ये बताना था कि कैसे इंजेक्शन करते हैं, कैसे खाते हैं। आप देखिए बहुत वैरायटी आप एनालिटिक्स के अंदर, मोड ऑफ फीडिंग के ऊपर है, इवन लोकोमोशन के ऊपर, क्लियर पॉइंट आ रही है बात समझ में। तो दैट इज अबाउट द लोकोमोशन इन द एनालिटिक्स एंड इंजेक्शन डाइजेशन ऑफ द लीच, याद रखिएगा ब्लड सकिंग, सांगुइन बोलस। किसी को कोई डाउट, आगे बात करें। सर राइट साइड में ऊपर का दिख नहीं रहा। अब दिख रहा है? यस सर, थैंक यू सर। ओके, तो इसको मिटा देते हैं, आगे बात करें। यस और नो, यस सर। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आपने बोला यस सर, तो इसको मिटा रहे हैं। तो अगला हमारे पास डायलेशन पर पूरा समझ ही लिया, फॉर्म का समझ लिया, लीच का समझ लिया, सारे पॉइंट्स में नोट कर लिए, इतना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं हम इसके रेस्पिरेशन हो गया हमारे पास, और रेस्पिरेशन में डायरेक्शन हो गया ना। आइए रेस्पिरेशन की बात करते हैं, ओके। वी जस्ट टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन, इसमें मैं निकालूंगा।
ओके, अब रेस्पिरेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है एनालिटिक्स के अंदर, और आप समझ जाएंगे क्यों, क्योंकि ये रेस्पायर करते हैं अपने स्किन के थ्रू। अब एनालिट्स हो गए, फ्रॉग्स हो गए, ये बड़े खास ऑर्गेनिज्म थे विच रेस्पायर थ्रू द स्किन। आइए समझते हैं किस तरीके से, पे अटेंशन। लेकिन रेस्पिरेशन समझने के लिए चलिए रेस्पिरेशन डायरेक्टली बात करते हैं, हम सर्कुलेशन बात और में करेंगे। ओके, तो बात कर रहे हैं इसके रेस्पिरेशन की। याद रखना, जो रेस्पिरेशन के बारे में अभी बता रहा हूँ इन द केस ऑफ द अर्थ फॉर्म, सेम इज द मैकेनिज्म फॉर द फ्रॉग आल्सो। तो फ्रॉग के लिए भी ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है ना। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द रेस्पिरेशन। नाउ मान लेते, अज्यूम कर लेते हैं कि कोई अर्थ फॉर्म है, वेरी ड्राई, ओके, मान लेते हैं कि लेट्स से ये अर्थ फॉर्म, ओके ओके, हमें अगर समझना नहीं, हमने अर्थ फॉर्म की स्किन की बात करनी है। लेट्स से स्किन है, मैं स्किन याद रखता हूं, लेट्स से उसकी स्किन की लेयर, ओके, दिस इज द स्किन लेयर ऑफ द अर्थ। ध्यान समझिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ इसकी स्किन के नीचे बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, मतलब इट इज हाईली वास्कुलर। स्किन का एपिथेलिया, और ये बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज है, ओके, दिस आर व्हाट, दिस आर द blood capillaries, okay, this is the blood capillary, okay, right, okay, और ये उसकी क्या हो गई, स्किन हो गई, बट दिस स्किन, ओके, वेरी कूल, फाइन। अब हुआ क्या है कि इसकी जो स्किन है बहुत ज्यादा म्यूकस रिलीज करता है, और मतलब फ्लूइड रिलीज करता है ना। उससे आप मतलब कि आपको और चीज बताता हूं, इसकी स्किन के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं डॉर्सल साइड में। कहां पर, डॉर्सल साइड में, these are known as dorsal pores, these are known as the dorsal pores। और फिर स्किन पे क्या होते हैं, डॉर्सल पोर्स, डॉर्सल साइड, डॉर्सल मतलब असम में जा रहा है ऊपर की जो साइड है, जो डॉर्सल साइड बोलेंगे, और पोर्स है नोन एज डॉर्सल पोर्स। अब होता क्या है कि ब्लड से एपिथेलिया में कुछ चीज जाती है, एपिथेलिया से ब्लड में कुछ चीज जाती है। अब होता है कि ब्लड के आसपास या टिश्यूज के आसपास टिश्यू फ्लूइड होता है। क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड, तो आसपास टिश्यू फ्लूइड है ना, टिश्यू फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड क्योंकि इसके सीलोम में, बॉडी कैविटी सीलोम में, तो इसको हम सिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलोमिक फ्लूइड। तो आप सिलोमिक फ्लूइड बोल सकते हैं या आप टिश्यू फ्लूइड बोल सकते हैं, ओके। ये टिश्यू फ्लूइड ऑफ कोर्स इस डॉर्सल पोर से बाहर निकल के यहां में आ जाएगा, है ना। देखिए अल्फा बहुत चिपचिपा होता है, क्यों चिपचिपा है, क्योंकि उसकी बॉडी के बाहर भी सिलोमिक फ्लूइड बाहर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो सिलोमिक फ्लूइड बाहर आने की वजह से अल्फा काफी चिपचिपा होता है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट, इवन, ठीक है। अब मतलब बाहर भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। ये जो ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, ये इस फ्लूइड में डिसॉल्व हो जाएगी, इस फ्लूइड में क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो ऑक्सीजन इस फ्लूइड में आके डिसॉल्व हो जाती है, क्लियर। डिसॉल्व होने के बाद ये ऑक्सीजन स्किन के थ्रू डिफ्यूज करके या पोर्स के थ्रू जा सकती है, पोर्स के थ्रू, स्किन के थ्रू सीधा कहां पहुंच जाती है, ब्लड कैपिलरी में पहुंच जाती है, और ब्लड को क्या कर देती है, ऑक्सीजनेट कर देती है। तो ऑक्सीजन यहां से डिसॉल्व होके, यहां से क्या होती है, डिसॉल्व होके डिफ्यूज कर रही है, क्या कर रही है, डिफ्यूज कर रही है। तो ये अपनी स्किन से क्या कर रहे हैं, रेस्पायर कर रहे हैं। इसलिए हम रेस्पिरेशन के लिए क्या बुलाते हैं, टर्म यूज करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, क्यूटिन मतलब स्किन होती है, मतलब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करेगा। मतलब अगर आपने अल्फाम को फांसी की सजा सुनाई, या उसको आपने उसको गला बांध के टांग दिया, तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि गले से हमारे से सांस नहीं ले रहा है, तो स्किन से सांस ले रहा है, मतलब उसको मारने के लिए आपको ड्राई कंडीशंस करनी। ओके, दैट वाज
वेरी लेथार्जिक जोक। तो कहने का मतलब ये है कि अर्थ ऑन रेस्पायर्स फ्रॉम द स्किन। ओके, अच्छा दोबारा से कौन सा बताया था मैंने, क्या बताया कि स्किन है, एपिथेलिया है, ठीक है ना। एपिथेलिया के बाद ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज एपिथेलिया के एक्सचेंज की वजह से कुछ फ्लूइड यहाँ पर आ गए, हम टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, लेकिन वो सीलोम में तो सिलोमिक फ्लूइड भी बोल सकते हैं। तो सिलोमिक फ्लूइड यहाँ है, फिर कोरल जॉर्जिन पर उससे वो सिलोमिक फ्लूइड बाहर चला गया, तो बाहर भी फ्लूइड है। तो अर्थफॉर्म के अंदर भी सिलोमिक फ्लूइड है, बाहर भी लेयर पे भी सिलोमिक फ्लूइड है। तो अर्थफॉर्म का चिपचिपा भी होता है ना, जब हम हाथ में अर्थफॉर्म पड़ेगा तो काफी चिपचिपा लगेगा, फ्लूइड। ओके, अब इसी फ्लूइड के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, डिसॉल्व से होके डिफ्यूज कर जाती है ब्लड के अंदर। अब आपने क्या देखा, ब्लड कैपिलरीज, राइट। तो मतलब अर्थों का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो इसके अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, अगर हम सर्कुलेशन पे आते हैं, तो अर्थों की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। अर्थों के पास हार्ट होता है, और इसके पास एक हार्ट नहीं है, 4 पेयर ऑफ हार्ट है। के पास देयर आर 4 पेयर ऑफ हार्ट, आगे बात समझ। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, इसके पास सेल्स हैं, ठीक है ना। और ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है ना, ये इन्हें हम आप सिंपली जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, जो इसके ब्लड सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते बताऊं। ब्लड सेल्स मेनली क्या काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट, मेनली ट्रांसपोर्ट करेंगे, फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे, वेस्ट ट्रांसपोर्ट करेंगे, और हार्मोन वगैरह ट्रांसपोर्ट करेंगे, है ना, चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इनका जो प्लाज्मा होता है, क्या होता है, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के पास हीमोग्लोबिन होता है, एंड दिस इज ऑफ कोर्स रिस्पांसिबल फॉर ऑक्सीजन कैरी, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन है, इसलिए ब्लड रेड है। ब्लड कैसा होता है, ब्लड इज रेड ब्लड। ये बात ध्यान सुनेगा, आपको ये मैं बताऊंगा, कॉकरोच में या आर्थ्रोपोडा में ये चीज एकदम रिवर्स हो जाएगी, इसका टेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सर्कुलेशन में हार्ट, हार्ट चार पैर हमको हार्ट इज प्रेजेंट, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जो ब्लड सेल्स हैं उनके पास हीमोग्लोबिन नहीं है। जैसे आपका देखिए ब्लड आपका भी रेड है, लेकिन क्यों है, हीमोग्लोबिन की वजह से। यहाँ भी ब्लड हीमोग्लोबिन से रेड है, लेकिन आपका जो हीमोग्लोबिन है आरबीसी के अंदर है, राइट। भाई एक सेल है, सेल के अंदर हीमोग्लोबिन, जिस सेल के अंदर हीमोग्लोबिन है वो सेल रेड हो गया, उसको आपने आरबीसी बोल दिया। ये आपका केस है। इसके अंदर सेल्स के पास हीमोग्लोबिन नहीं है। हीमोग्लोबिन कहाँ है, प्लाज्मा यानी फ्लूइड, ब्लड का जो फ्लूइड है उसमें डिसॉल्व है। तो ब्लड तो रेड करने का है, लेकिन सेल्स कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहे ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। प्लाज्मा मेनली ऑक्सीजन का क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। आ रही है बात समझ। तो दैट इज अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ द अर्थम। और मैं आपको लीचेस के बारे में पहले बता चुका हूँ कि लीचेस हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज नहीं है। बाकी सारी चीजें सेम है उसमें, बस वो क्लोज की जगह क्या आ जाएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर द लीचेस। आ रही है बात समझ में। I suppose this is clear. That is about the circulation, digestion, respiration, excretion. और अगला हम चलेंगे towards the nervous system of the yes sir earth form। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बता रहा हूँ। नर्वस सिस्टम ऑफ द earth form की बात करने जा रहे हैं। ओके, कोई डाउट नहीं, लेट्स इरेज दिस। बात करने जा रहे हो दी नर्वस सिस्टम।
अब एस्केल मेथड के जैसे ही इनके पास भी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो वेरी वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम इनके पास, क्या नाम है इनका, एनालिट्स के पास, स्पेसिफिकली अर्थों के पास। अब आपको याद करना पड़ेगा कि आपको याद है प्लैटिनम के पास सेरिब्रल गैंग्लिया था, फिर 2 लिटिल नर्व कॉर्ड्स थी, फिर वो लाइडोडाइन नर्वस सिस्टम था। एस्केल मेंडस के पास नर्व रिंग थी और नर्व कॉर्ड थी। इनके पास बड़ा इंटरेस्टिंग नर्वस सिस्टम है इनका, और आर्थ्रोपोडा का नर्वस सिस्टम मैच करता है, ये समझते हैं नर्वस सिस्टम का। तो अगर मैं एक एनालिट की बात करूँ या एक इसकी बात करूँ, क्या नाम है इसका, अर्थॉन, तो इसमें ऐसा है कि इसके पास एक गैंग्लिया डॉर्सल साइड में, क्या हो गया, लेट्स से दिस इज डॉर्सल गैंग्लिया, ओके, दिस इज द डॉर्सल गैंग्लिया, ठीक है। और एक गैंग्लिया वेंट्रल है, ये वेंट्रल हो गया, दिस इज वेंट्रल गैंग्लिया। गैंग्लिया आपको पहले बताया था, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स को बोलते हैं डॉर्सल गैंग्लिया एंड वेंट्रल गैंग्लिया। देखिए एक डॉर्सल है ना, पीछे की साइड डॉर्सल, एक वेंट्रल, ठीक है, डॉर्सल और एक वेंट्रल। तो जब डॉर्सल वेंट्रल से जुड़ा तो पूरी रिंग बन जाएगी, राइट। तो ये बन गई नर्व रिंग, क्या बन गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बन गई पूरी की पूरी एक रिंग, और इसे बुला रहे हैं नर्व रिंग, तो एक नर्व रिंग बन गई। क्लियर, आ रही बात समझ, ओके। जहां पे इसका वेंट्रल गैंग्लिया एक्ट एज ब्रेन, also act as brain, ओके। और ये फारिंग्स के आसपास होता है, किसके पास होता है, फारिंग्स के आसपास होता है। तो आप इस वाले को सुप्रा फारिंजियल, फारिंग्स से थोड़ा ऊपर सुप्रा फारिंजियल, राइट। और इस वाले को सब फारिंजियल बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, सब फारिंजियल। सुप्रा मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, तो इसको आप सब फारिंजियल बोल सकते हैं, ठीक है ना। फिर 2 गैंग्लिया हो गए। उसके बाद इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट क्या है, 2 नर्व रिंग्स भी आ रही है, सॉरी 2 नर्व कॉर्ड भी आ रही है। तो ये नर्व कॉर्ड याद रखिएगा, ये डबल होती है, जैसे कि 2 है, हॉलो होती है, सॉरी सॉलिड होती है, सॉलिड मतलब खोखली नहीं होगी, बिल्कुल अंदर से खोखली होती है तो हॉलो होता है। हॉलो का अपोजिट क्या है, सॉलिड, तो डबल सॉलिड। और वेंट्रल साइड से वेंट्रल वाली नर्व रिंग्स आई है, वेंट्रल वाली नर्व रिंग्स आई है, ये डॉर्सल दी वेंट्रल, वेंट्रल वाली से आई है, ठीक है ना। इट इज डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड, जैसे आपकी बोलते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड, वैसे इनकी नर्व कॉर्ड है, डबल सॉलिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। और इस नर्व कॉर्ड से, अच्छा, कहीं कहीं गुच्छे, छोटे छोटे गुच्छे बने होंगे, हर एक सेप्टा में एक एक गुच्छा बना होगा न्यूरॉन्स का, और न्यूरॉन के गुच्छा को हम अगेन गैंग्लिया बोलते हैं। तो कुछ गैंग्लिया हर सेप्टा में, उसको बुलाएंगे हम सेप्टल गैंग्लिया, क्या बुलाएंगे, सेप्टल गैंग्लिया, ओके। अच्छा, अब इन्हीं सब से अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे नर्व्स जाएंगे, यहाँ से बहुत सारे नर्व्स, ये नर्व चलेंगे, ये नर्व, ये नर्व, ये नर्व, ये नर्व, ओके। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से नर्व्स आते हैं। तो दीज आर द नर्व जो हर जगह फैली हुई है। जैसे आपकी बॉडी में, मतलब कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसा ही होता है, बस वेंट्रल का डॉर्सल साइड में होता है, आपके पीछे ये ब्रेन है, ठीक है ना। ब्रेन के पीछे की तरफ ऐसे नर्व कट जा रही है, नर्व कट से चारों डायरेक्शन में नर्व जा रहे हैं, आपके हाथ में जा रही है, ये नर्व कट पीछे जा रही है, यहाँ पे आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर आपकी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वहां से पूरी बॉडी में नर्व जा रही है, हर जगह नर्व वहीं से जा रही है। क्लियर पॉइंट, हमारी बात समझ। और समझ में ऐसे ब्रेन है, नर्व रिंग है और नर्व कॉर्ड है, बस वो वेंट्रल साइड में डॉर्सल की तरफ, आपकी डॉर्सल इनकी वेंट्रल साइड में, ये फर्क होता है नॉन कॉर्डेट कॉर्डेट, ठीक है ना। अगर आप एक कॉर्डेट है तो आपकी जो नर्व कॉर्ड होगी वो डॉर्सल साइड में होगी, अगर आप एक नॉन कॉर्डेट है तो वेंट्रल साइड में होगी मोस्टली। तो वेंट्रल साइड नर्व कट जा रही है, 2 जा रही है वो भी, ठीक है ना। और फिर वहां से पूरी में नर्व फैली हुई है, तो समथिंग लाइक ह्यूमन होगी,
और इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि ये देखिए ह्यूमन पैटर्न जैसे नजर आ रहा है आपको, ऐसा आपको कॉकरोच में भी नजर आएगा। ये कॉकरोच में सेम टू सेम नर्वस सिस्टम होता है, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। छोटे मोटे डिफरेंस तो बता दूंगा मैं, बट याद रखिए सिमिलर नर्वस सिस्टम कॉकरोच के पास भी होता है, एंड दैट इज द नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म, या आप सीधे कह सकते हो। एंड इट्स वेल डिफाइंड नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व्स हैं व्हिच रिप्रेजेंट्स द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एंड ऑफ कोर्स जिसके पास नर्व रिंग भी है दैट रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो नर्व्स फैली हुई बॉडी में दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। दैट्स ऑल अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ द अर्थवर्म। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नर्वस सिस्टम के बाद लास्ट में है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि अर्थवर्म जो होता है, मैं अर्थवर्म की बात करता हूँ या लीच की बात करूँ तो अर्थवर्म में लीच दे आर मोनोशियस। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, मेल फीमेल इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल एंड क्रॉस। रेसिप्रोकल एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल होती है इन द केस ऑफ, अगर आप बात करें अर्थवर्म, यानी और लीच में यही इंटरनल होती है, तो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों हो सकती है ना। लेकिन मैं अर्थवर्म की बात करूँ तो अर्थवर्म में एक्सटर्नल होती है, ठीक है। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, कोई लार्वा नहीं होता, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ऑफ कोर्स डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रॉपर्टी अगेन अर्थवर्म और लीच की है। नेरिस डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, नेरिस के बारे में बताऊंगा आपको, क्या। तो मोनोशियस होते हैं, बाइसेक्सुअल फर्टिलाइजेशन, रेसिप्रोकल क्रॉस होती है, एक्सटर्नल होती है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। दैट्स फॉर द अर्थवर्म। नाउ पे अटेंशन, देखिए आपको एक बात करनी है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन? रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन इज कि जैसे दो अर्थवर्म होते हैं ना, जैसे ये एक अर्थवर्म दूसरा अर्थवर्म है, दोनों ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर अरेंज होंगे और दोनों ही एक दूसरे को स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थवर्म कि अर्थवर्म के अंदर दो अर्थवर्म दोनों ही एक दूसरे को स्पर्म ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। ऊपर वाला अर्थवर्म नीचे वाले अर्थवर्म को स्पर्म देगा, नीचे वाला ऊपर वाले को अर्थवर्म को स्पर्म देगा, ठीक है। और स्पर्म स्टोर जाते हैं इन स्ट्रक्चर्स नोन एज स्पर्माथिका। और फिर स्पर्माथिका से वो स्पर्म्स एक स्ट्रक्चर में जाते हैं नश कोकून, और उस कोकून के अंदर पहले से ही एग्स होते हैं, तो उस एग्स को फर्टिलाइज कर देते हैं, मतलब फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और फिर जाके उसी के अंदर डेवलपमेंट होता है। थोड़ा समझा देता हूँ, जस्ट वेट, बहुत मुश्किल नहीं है। डायग्राम देखिएगा, हालांकि डायग्राम आपको डिटेल काम चलिए कोई बात नहीं, हम स्टडी करें डायग्राम। ओके, अब जरा डायग्राम देखिए, मैं आपको डायग्राम थोड़ा समझाता हूँ, पे अटेंशन। मान लीजिए अर्थवर्म, ओके ओके। नाउ अर्थवर्म के कुछ सेगमेंट्स बताया, लेट्स से 6 7 8 9,
सिक्स सेगमेंट है, सेवन है, एट है, नाइन है। क्यों बता रहा हूँ ये आपको समझ आ जाए कि मैं सेगमेंट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने के लिए समझिएगा, तो फटाफट से जरा इसमें बहुत खोने की जरूरत नहीं। ये फिर ये 10 हो जाएगा, 10 11 12 13 14 10 11 12 13 14। ओके, आगे नीचे फिर जाके लेट्स से 19 20 21 19 18 18 लेट्स से 18 19 20 21 22। ओके, है। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं, हम बस कॉन्सेप्ट बताने पे समझा रहा हूँ। ठीक है, 6 7 8 9 में बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं स्पर्मा थीटा। क्या बोला मैंने इसमें? स्पर्मा थीटा, स्पर्मा थीटा। देखिए स्पर्मा थीटा क्या है? ये स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है। थीटा मतलब स्टोरिंग, स्पर्म स्टोर करने वाले स्पर्मा। स्पर्मा थीटा स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स, इनकी ओपनिंग अर्थों के बाहर है। मतलब मान लेते हैं कि अगर फॉर्म है, अच्छी फॉर्म, तो ये नीचे की तरफ इसकी ओपनिंग रहेगी ना, ये ऐसे है ना, नीचे की तरफ। कहाँ पे? 6 7 8 9 इसकी क्या रहेगी? ओपनिंग रहेगी। ओके, ये अर्थों है, अर्थों के ये स्पर्मा थीटा की ओपनिंग है ना। ओके, और ये एक डार्क कलर स्ट्रक्चर है, इसको हम बुलाते हैं क्लाइटेलम। ये इंपॉर्टेंट है, समझेगा कि क्लाइटेलम इंपॉर्टेंट है, अर्थों की पहचान है। अर्थों में आपको डार्क कलर स्ट्रक्चर नजर आएगा और इसकी सेगमेंट फिक्स होती है। ये 14 से लेके 16 सेगमेंट तक होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर 14 सेगमेंट से लेके 16 सेगमेंट तक एक डार्क स्ट्रक्चर होता है इसकी बॉडी में, जिसे हम क्या बुलाते हैं? क्लाइटेलम बुलाते हैं। तो ये जो अर्थों की पहचान है ना, क्लाइटेलम, तो आपको दिया क्लाइटेलम। ठीक है, याद रखना 14 से कहां पे? 16 में। और 6 7 8 9 में क्या है? 6 7 8 9 में स्पर्म स्टोर करने वाले स्ट्रक्चर। ओके, 10th एंड 11th में, 10th एंड 11th में फटाफट पे अटेंशन, 10th और 11th में टेस्टिस हो गए। एक टेस्टिस, एक पे टेस्टिस 10th में, एक पे टेस्टिस 11th। तो 10th एंड 11th क्या है? टेस्टिस। प्लस टेस्टिस से स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं नीचे, और 18 सेगमेंट में जाके बस इसे आप वास्तव डेफिनेट बोल सकते हैं। ये मैंने एक बहुत ही इलस्ट्रेटिव डायग्राम बनाया है, एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम नहीं होगा। ठीक है ना, दो ओपनिंग्स बन रही है, तो क्या बन रही है? ओपनिंग्स बन रही है जहां से टेस्टिस के थ्रू स्पर्म बाहर आएंगे। तो ये आप समझ लीजिए, दिस इज टेस्टिस। ठीक है, दिस इज टेस्टिस। ये वासा डिफरेंस, सॉरी, ये वासा डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताओ, दिस इज वासा। ये स्पर्म को कैरी कर रहे हैं यहाँ पे जेनिटल ओपनिंग के 18 मेल ओपनिंग, या जेनिटल पोर्ट, मेल जेनिटल पोर्ट, स्पर्म का जेनिटल पोर्ट। ओके, तो आपने कंफर्म देखा, 6 7 8 9 में स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर है, बता दूंगा कैसे। फिर 14 से 18 में देयर आर टू ओपनिंग्स एंड दैट इज मेल ओपनिंग्स। मेल के दो क्या है? ओपनिंग्स है 18 में। ठीक है ना, क्लियर है? तो दो ओपनिंग्स 18 सेगमेंट में और चार ओपनिंग्स कहाँ है? 6 7 8 9 में। ठीक है, ये स्पर्म स्टोर कर रखे हैं इन्होंने, और ये स्पर्म रिलीज करने वाले। अब ये भी क्लियर, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। अच्छा, ओवरी भी इसी अर्थों के पास है, ओवरी भी इसी अर्थों के पास ही होगी। ठीक है, जस्ट पे अटेंशन, ध्यान दीजिएगा। ओवरी ओवरी रहती है 13 सेगमेंट में। कहाँ रहती है? 13 में, मतलब 12 और 13 के बीच में रहती है। तो ये मैंने 12 13 के जंक्शन में बना दिया मैंने यहाँ पे। लेट्स से ये हो गई ओवरीज। दिस इज द ओवरीज। अब ओवरी है तो ओवरी डक्ट भी होगा, ओवरी है तो ओवरी डक्ट भी होगा। ये रहा इसका डक्ट और ये रहा इसका डक्ट, और दोनों के डक्ट मिलके खुल रहे हैं 14 में। कहाँ खुल रहे हैं? 14 में खुल रहे हैं।
और ये रही 14 में फीमेल ओपनिंग। ओके, तो अर्थों के पास टेस्टिस भी आ गई, ठीक है ना, और टेस्टिस भी आ गई, ओवरीज भी आ गई, टेस्टिस की अपनी वासा डिफरेंस के थ्रू ओपनिंग भी आ गई, और ये इसकी भी ओपनिंग आ गई, ठीक है ना। और बाकी एक्स्ट्रा में जानने के लिए आप जाएं तो यहाँ पर एक ग्लैंड होते हैं बड़े बड़े से, है ना, जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, मतलब बस कॉन्सेप्ट समझना है कि चल क्या रहा है। ओके, मतलब एक अर्थों के पास, अब आपने अल्टीमेटली क्या क्या समझना है, एक अर्थों के पास मैंने हाथ को बनाऊं तो 6 7 8 9 में, 6 7 8 9 में 4 ओपनिंग हो गई। इसके लिए स्पर्म को स्पर्म जहां स्टोर है, जहां स्पर्म रिलीज होंगे, बताओ अभी, तो स्पर्माथिका ओपनिंग, इसके ओपनिंग स्पर्माथिका की ओपनिंग, ठीक है। और ये तो यहाँ पर जहां प्लैटिनम है, जहां क्या प्लैटिनम है, 2014 में जहां प्लैटिनम है ना, तो जहां प्लैटिनम है, मैंने शेयर सुना है, जहां प्लैटिनम है वहां पर फीमेल की ओपनिंग है, द 14th ओपनिंग फीमेल ओपनिंग, और 18 सेगमेंट में नीचे मेल ओपनिंग है, ठीक है। ये स्पर्माथिका की ओपनिंग, ये फीमेल की ओपनिंग, और ये मेल के टेस्टिस की जो वास्तु डिफरेंस है उसकी ओपनिंग, क्लियर है। तो एक अर्थम ऐसा है, दूसरा अर्थम भी ऐसा ही होगा, राइट, क्लियर। तो एक अर्थम भी ऐसा है, दूसरा अर्थम भी ऐसा होगा, राइट। तो मान लीजिए मेरी एक उंगली जो है, अज्यूम कीजिए, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, समझिएगा जरा, मैं आपको आराम से बता रहा हूं, जस्ट पे अटेंशन। ओके, ना पे अटेंशन, आपने बस ये डायग्राम ध्यान रखना है, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अब मेरी उंगली को समझिए, ये दो अर्थम, ये दो अर्थम है, सही, फाइन, दो अर्थम्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एक दूसरे से मेट करते हैं, ठीक है। अब दो अर्थम इस तरीके से एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है ना, कि एक का 6 7 8 9 दूसरे के 18 के अपोजिट आए, मतलब नीचे वाले की जो 18th ओपनिंग है वो ऊपर वाले के 6 7 8 9 पे आएगी, क्लियर। नीचे वाले की 18th, ऊपर वाले का 6 7 8 9, ऊपर वाले का 18th, नीचे वाले का 6 7 8 9, ऐसे रहेगा, क्लियर पॉइंट। इस तरीके से देखिए, ये आपको कोई भी बुक में इजीली नहीं मिलेगा, आपको कहीं कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी ट्रिकी कॉन्सेप्ट, बड़े बड़े प्यार से बता रहा हूँ, बड़े आराम से बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना ये मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुश्किल ही रहता है, एनिग्मा रहता है, खैर ना। तो ऐसे क्रॉस हो गए, फाइन। अब देखिए क्या होगा, नीचे वाला अर्थ फॉर्म अपने टेस्टिस के थ्रू अपनी 18th ओपनिंग से स्पर्म निकालेगा, और ऊपर वाले अर्थ फॉर्म के 6 7 8 9 की जो ओपनिंग्स है वहां से उसके स्पर्माथिका में डिलीवर कर देगा, ऊपर है ना, नीचे वाला अर्थ फॉर्म, ऊपर वाला अर्थ फॉर्म भी यही करेगा, अपने 18th वाली ओपनिंग से स्पर्म निकालेगा और नीचे वाले के 6 7 8 9 में डिलीवर कर देगा। तो मेटिंग के दौरान क्या होगा, दोनों अर्थ फॉर्म एक दूसरे को स्पर्म देंगे, 18th से स्पर्म दूसरे के 6 7 8 9 में चले जाएंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आ जाएंगे, मतलब फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। मीटिंग में ओवरऑल इतना ही होता है कि स्पर्म के पैकेट्स या स्पर्म्स एक्सचेंज होते हैं, एक अर्थॉर्म अपने 18 से दूसरे के 6 7 8 9 में देता है, दूसरा अर्थॉर्म भी अपने 18 से ऊपर वाले अर्थॉर्म के 6 7 8 9 में स्पर्म्स देगा, तो मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोनों अपने 6 7 8 9 वाले स्पर्माथिका में स्टोर करके बैठ जाएंगे, क्या, स्पर्म्स, क्लियर है। फिर क्या होगा, अब पे टेंशन, मैं आपको बताया था ना कि 14 सेगमेंट के आसपास कोकून, सॉरी प्लैटिनम होते हैं, प्लैटिनम का काम है एक सेक्रेशन रिलीज करना जिसको हम बोलते हैं कोकून, क्या बोलते हैं, कोकून। जैसे मेरे हाथ को समझ लीजिए, ये मेरा हाथ आर्थम है, इसके अराउंड पे टेंशन एक ऐसा कवरिंग, एक कवरिंग बन जाएगी, उसको हम बोल रहे हैं कोकून, ऐसे कवरिंग बन गई, क्लियर पॉइंट, ऐसे क्या बन गई, कवरिंग बन गई, क्लियर। अब ये कवरिंग कहाँ बनी है, ये कवरिंग बनी है 14 सेगमेंट के आसपास जहां फीमेल ओपनिंग है, ऐसे बाहर सेक्रेशन आई उसकी पूरी, ऐसे पूरी आउटर लेयर बन गई। अब 14 सेगमेंट में क्या है, 14 सेगमेंट में बेटा फीमेल ओपनिंग है, तो फीमेल ओपनिंग इस कवरिंग के अंदर, इस कवरिंग के अंदर, ये जो कवरिंग है इसके अंदर, इस कवरिंग के अंदर देखिए चारों तरफ से कवरिंग है, इस कवरिंग के अंदर एग ट्रांसफर कर देगी, क्या ट्रांसफर कर देगी, एग,
ट्रांसफर कर देगी, तो इसके अंदर एग्स आ जाएंगे। तो इसको बोल रहे हैं कुकून, इस कुकून में एग्स आ जाएंगे। ओके, अब कुकून स्लिप करेगा, क्या करेगा? स्लिप। 14 से ये कुकून एग ले आया और एग लेके स्लिप किया थोड़ा आगे, स्लिप कर सकता है, ये पूरा राउंड स्ट्रक्चर है ना। ये आगे स्लिप किया, आगे स्लिप करके ये कहाँ पहुंच गया? ये आगे स्लिप किया और आगे पहुंच गया 6 7 8 9 में। 6 7 8 9 में स्पर्म स्टोर है। किसके स्पर्म? इसी अर्थ फॉर्म के कि दूसरे के? दूसरे के, ठीक है। दूसरे अर्थ फॉर्म के स्पर्म स्टोर है और इस स्पर्म्स को इस कुकून के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई? कुकून में। इंटरनल हुई कि एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। सेल्फ हुई या क्रॉस? क्रॉस, क्योंकि दूसरे के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हुई है। तो एग और स्पर्म क्या होगा? फर्टिलाइज होकर फिर कुकून को स्लिप कर देंगे सॉइल के अंदर। किसके अंदर? ऐसे पूरे के पूरे को सॉइल के अंदर। गोल स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो ये पूरा पंप ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से ग्रिप ऐसे करके, लाइक समथिंग लाइक दिस, ऐसे कवर होता है, ऐसे कवर होता है, ऐसे करके जरूर स्लिप करके अर्थफॉर्म की बॉडी से ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। तो आपका बॉडी ऐसे करके बाहर निकल गया और एनक्लोज हो गया दोनों तरफ से, और वहीं पे स्टोर रहा। फिर थोड़ी देर में जो उसने उसमें एग्स डिपॉजिट हुए वो डेवलप करेंगे बेबी अर्थफॉर्म में, और बेबी अर्थफॉर्म उस कुकून से क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। क्लियर है पॉइंट? आ रही बात समझ में? तो इसलिए मैंने बोला कि अर्थफॉर्म बाइसेक्सुअल है, फर्टिलाइजेशन क्रॉस है क्योंकि दूसरे के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो रही है, रेसिप्रोकल है क्योंकि एक दूसरे को स्पर्म दे रहे हैं, है ना। मेल फीमेल दोनों को इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो एक स्पर्म देने वाला मेल, स्पर्म देने वाली फीमेल। तो एक अर्थम स्पर्म दे भी रहा है, दे भी रहा है, ले भी रहा है, तो दोनों की तरफ काम कर रहा है। रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन, दोनों एक दूसरे को स्पर्म देते हैं। एक्सटर्नल है, फर्स्ट कुकून में हो रही है, एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लियर पॉइंट? अच्छा, इनके बाकी साथियों में चीजें थोड़ी अलग हो जाएंगी, ठीक है ना। जैसे नेरिस की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाए। नेरिस डायोशियस, नेरिस मोनोशियस नहीं है, नेरिस डायोशियस है, मतलब यूनिसेक्सुअल है, ठीक है। क्लियर पॉइंट? आगे पर समझ में। नेरिस की डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। So Nereis exhibits indirect development and it is dioecious. Here, so that is all about the earthworm, ठीक है। एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, आपको डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन सब बता दिया। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना we will move to the next phylum, that is Arthropoda. किसी को डाउट है? सर ये जो आपने लिखा है स्लीटेलम, इसका क्या फंक्शन होता है? हाँ, प्लैटिनम वही बताया ना, कुकून बनाता है। प्लैटिनम जो कुकून बताया ना, कुकून का फंक्शन क्या है? कुकून का फंक्शन क्लियर है भाई? अमित, यस सर। क्या कर रहा सर है एक कुकून? बार समझा दोगे? एक मिनट, क्या करता है कुकून अमित? कोकुन सर, उसका जो बेबी अर्थ फॉर्म है उसकी डेवलपमेंट, इसकी डेवलपमेंट, जो बेबी अर्थ फॉर्म उसके अंदर होगा। ठीक है। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग अखिला? सर कुकून का कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। बेटा कुकून उसके स्किन के बॉडी के बाहर बनेगा और उसके अंदर पहले एग्स आएंगे, फिर कुकून आगे स्लिप होगा, फिर उसमें स्पर्म्स आएंगे और फर्टिलाइजेशन कुकून के अंदर होगी, और उसके अंदर फिर बाद में बेबी अर्थफॉर्म भी डेवलप करेंगे, एग्स भी डेवलप करेंगे। ओके सर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स एनी अदर डाउट? चलिए, अगर कोई और डाउट नहीं है आप लोगों को, ठीक है, तो मूव करते हैं हम अपने अलग अगले फैलम के ऊपर, पहले आर्थ्रोपोडा। एनसीईआरटी से अर्थफॉर्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सॉरी, ये क्या नाम है इसका, एनालिट अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, आपके अर्थफॉर्म भी एनसीईआरटी में दर्ज है, हालांकि सिलेबस में नहीं है आपके, लेकिन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक चैप्टर है, उसमें अर्थफॉर्म डिटेल में दिया हुआ है, वहां से भी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, आपको थोड़ा ज्यादा बढ़िया कॉन्सेप्ट हो जाएगा अर्थफॉर्म का।
ठीक है, ओके। अच्छा, अब आपको एक बात बताता हूँ, आपका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है ना, वो भी हमारे सिलेबस में है, ऑफ कोर्स लॉजी में आएगा। एनिमल, उसमें दो पार्ट्स हैं, एक है एनिमल टिश्यू, और फिर पार्ट 2 में 3 एनिमल्स दे रखे हैं डिटेल में, अर्थवर्म, फ्रॉग और कॉकरोच। अर्थवर्म और फ्रॉग, अर्थवर्म और फ्रॉग अब नीट के सिलेबस में नहीं है, मतलब कि काफी सालों से नीट के सिलेबस में नहीं है डिटेल में। ऑफ कोर्स आपके एनिमल किंगडम में जो पार्ट है एनालिटिक्स का, उतना है बस, अर्थवर्म उतना ही है, और जितना आपका एम्फीबिया है उतना ही है फ्रॉग। तो एनिमल किंगडम पूरा है आपके सिलेबस में, लेकिन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में जो डिटेल दे रखी है ना, अर्थवर्म डिटेल में दिया हुआ है, फ्रॉग डिटेल में दिया हुआ है, उतना डिटेल में वो डिटेल आपके नीट के सिलेबस में से हटा दी गई है या नहीं है उसमें। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अब दो ही पार्ट्स रह गए हैं, एक एनिमल टिश्यू वाला पार्ट और दूसरा कॉकरोच वाला पार्ट। कॉकरोच सिलेबस में आपके है, डिटेल में है, ठीक है ना। तो हम कॉकरोच पढ़ेंगे डिटेल में। अच्छा, क्योंकि कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से रिलेटेड है, तो मैं आपको कॉकरोच यहीं पे आर्थ्रोपोडा के साथ ही करा दूंगा, ठीक है। तो मतलब जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे आएंगे तब हम कॉकरोच नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ एनिमल टिश्यूज के बारे में ही पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 1 ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 नहीं करेंगे। पार्ट 2 जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज कॉकरोच, वो मैं आपको अभी आर्थ्रोपोडा के साथ ही कराने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं आपको आर्थ्रोपोडा बताऊंगा किस नजरिए से, कॉकरोच के नजरिए से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं आर्थ्रोपोडा। एक डायग्राम बना लूंगा, उसके बाद बात करते हैं, लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम। मैं आर्थ्रोपोडा के बाद में चलो मैं डायग्राम बनाई बात करते हैं।
बात करने जा रहे हैं हम फाइलम मोनास आर्थ्रोपोडा। फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब जैसे कि आर्थ्रोपोडा फाइलम का नाम है, ठीक है ना, आर्थ्रोपोडा। देखिए आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा यहाँ मतलब है अपेंडेज। तो आर्थ्रोपोडा इन टुगेदर इज नोन एज jointed appendages, hence known as arthropoda, जिसकी अपेंडिजेस कैसी होती हैं, जॉइंटेड हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये कॉकरोच है, इसका एक पैर है, इसमें 5 स्ट्रक्चर्स हैं। कितने स्ट्रक्चर्स हैं? 5। 1 2 3 4 और ये बड़ा स्ट्रक्चर है 5। ये इसके पैर हैं, ठीक है ना। कितने पैर है? 3 पैर यहाँ पे, 3 पैर यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं गए, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल है कॉकरोच का। कॉकरोच के पास 3 पैर है, 3 पैर यहाँ, 3 पैर वहां। अलग अलग आर्थ्रोपोडा अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्रॉन्स की बात करें तो उसके पास बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। और अपेंडेजेस अगर हम स्पाइडर या स्कॉर्पियन की बात करें तो 12 अपेंडेजेस हैं उसके पास। तो वेरी कर सकते हैं, जिसकी भी अपेंडेजेस होंगी वो कैसे होंगी? जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगी, जॉइंटेड अपेंडेजेस होंगी। तो ये इसके लेग्स हैं, बताया था, कॉकरोच के लेग्स हैं। ये इसका प्रोथोरैसिक लेग है, ये मेसोथोरैसिक लेग है, ये मेटाथोरैसिक लेग है। मतलब इसके क्या है? पोडिया है या लेग्स है, प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। कौन से? प्रोथोरैसिक, दूसरे वाला मेसो, ये प्रो, ये मेसो, ये मेटा। प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक एंड मेटाथोरैसिक। अब देखिए पे अटेंशन, मैं इन लेग्स को प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, मेटाथोरैसिक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जो कॉकरोच होता है, कोई भी आर्थ्रोपोडा होता है, आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी है, आर्थ्रोपोडा की प्रॉपर्टी है कि इनकी जो बॉडी होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो डिविजिबल होती है 3 पार्ट्स में, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी में 3 पार्ट्स होंगे, एक हेड, एक थॉरैक्स और एक एब्डोमेन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, कॉकरोच में देख सकते हो, कॉकरोच का ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज द हेड। इसका क्या है? हेड है, ठीक है ना। ये 3 सेगमेंट्स थोरैक्स की हैं, ये 3 सेगमेंट्स किसकी हैं? थोरैक्स की। इसका थोरैक्स है। मैं अगर लेबल करना चाहूं, आई कैन लेबल इट लाइक दिस, दिस इज द प्रोथोरैक्स। अगला वाला इज द मेसोथोरैक्स। और मुझे लेबल करने की यहाँ जरूरत भी नहीं है, मैं यहाँ सिंपली लिख देता हूँ, दिस इज द मेटाथोरैक्स, दिस इज मेटाथोरैक्स, दिस इज द मेसोथोरैक्स। और प्रोथोरैक्स को हम एक और टर्म से बुलाते हैं प्रोनोटोमी, ठीक है। तो ये हो गया इसका थोरैक्स। और बाकी जो बचा, दिस इज एब्डोमेन, दिस इज एब्डोमेन। तो कॉकरोच की बॉडी के 3 पार्ट्स डिवाइड हुई है, द हेड, थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। सारी बात समझ में? अच्छा, ये हर एक की प्रॉपर्टी रहेगी। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर हम प्रॉन्स की बात करें, किसकी बात करें? प्रॉन्स की बात करें, ओके। अगर हम प्रॉन्स की बात करते हैं तो प्रॉन्स में क्या है कि हेड और थोरैक्स एक ही होता है, मतलब हेड थोरैक्स में फ्यूज रहता है, उसको हम बुलाते हैं, हेड को बोल दिया सेफला, थोरैक्स को बोल दिया थोरैक्स, मिला के बोलते हैं सेफालोथोरैक्स। तो प्रॉन्स, क्रैब्स, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, इन सब के अंदर, ठीक है, हम क्या बोलते हैं? we use the term cephalothorax. Actually हम आर्थ्रोपोडा को 3 ग्रुप्स में बांट सकते हैं, मेजर 3 क्लासेस में मेजरली। एक क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा में कौन आएगा? कॉकरोच आएगा, ग्रासहॉपर आएगा और बटरफ्लाई आएगी, और जितने कीड़े मकोड़े हैं मोस्टली वो किसमें आएंगे? क्लास इंसेक्टा में आएंगे, इंसेक्ट्स, ओके। फिर एक फाइलम है क्लास क्रस्टेशियंस। कौन सा क्लास बोला मैंने? क्लास मैं मिटा दूंगा बाद में, यहाँ
एक ग्रुप बोला मैंने क्रस्टेशियंस। अब क्रस्टेशियंस में कौन आएगा? क्रस्टेशियंस में आएंगे आपके प्रॉन्स एंड क्रैब्स। प्रॉन, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, ये सब किसमें आ जाएंगे? प्रॉन्स, क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स, ये आ जाएंगे आपके क्रस्टेशियंस में। ठीक है ना? किसमें? क्रस्टेशियंस में। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इनके बहुत सारे पैर होंगे, ये मोस्टली एक्वाटिक होंगे, ये हुए क्रस्टेशियंस। और एक ग्रुप आ जाएगा अराक्निड्स, ये स्पाइडर्स वाला ग्रुप है। इसमें कौन आएगा? इसमें आएगी स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन। ओके, तो मैं आपको कॉकरोच पढ़ा रहा हूं। कॉकरोच इंसेक्ट है, ठीक है ना? तो जो कॉकरोच की प्रॉपर्टी जनरली इंसेक्ट्स की प्रॉपर्टी। अब ये क्रस्टेशियंस और अराक्निड से जहां जहां अलग होंगे वहां मैं बताता जाऊंगा। तो क्रस्टेशियंस में प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स आ जाएंगे, अराक्निड्स में स्पाइडर, स्कॉर्पियंस आ जाएंगे, और इंसेक्ट्स में बाकी कीड़े वगैरह आ जाएंगे, मच्छर, मक्खी, टिड्डा, कॉकरोच, बाकी सब आपके इंसेक्ट्स में आ जाएंगे। तो जैसे कि हम सब में कॉमन बताया मैंने कि जॉइंटेड अपेंडेजेस कॉमन रहेंगे, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाएगा? हेड और थोरैक्स एक ही हो जाएगा, सेफालोथोरैक्स, एंड देन दे हैव द एब्डोमेन। लेकिन कॉकरोच क्योंकि इंसेक्ट है, उसमें ऐसा नहीं, उसमें हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन अलग अलग है। क्लियर है? पॉइंट आ रही बात समझ? ओके, आगे बात करते हैं। आगे आपको देख बताने की जरूरत नहीं है, इसमें बहुत सारी सेगमेंट्स नजर आ रही हैं, और ये जो सेगमेंट्स है ना, ये ऊपर कवरिंग है। एक्चुअली आर्थ्रोपोडा की दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दे हैव काइटिनस एक्सोस्केलेटन। काइटिनस एक्सोस्केलेटन, ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर का हार्ड स्ट्रक्चर, जैसे आपके हेयर हो गए ना बॉडी के बाहर, दैट इज द एक्सोस्केलेटन। आपके नेल्स, आपका एक्सोस्केलेटन। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिनस है, काइटिन का बना हुआ है, ठीक है ना? जैसे फंजाई की सेल वॉल बनी होती है, यस, उसी काइटिन की बात कर रहा हूं। तो काइटिनस इनका एक्सोस्केलेटन है। क्लियर? अब जो एक्सोस्केलेटन है वो ऐसा नहीं कि पूरा एक ही कवरिंग हो, मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऐसे एक ही कवरिंग हो गई, जैसे ये, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा एक ही कवरिंग हो जाए, वो एक ही कवरिंग नहीं है, वो टुकड़ों में है। कितने में? टुकड़ों में है, वो पार्ट्स में है, वो प्लेट्स की फॉर्म में, कि एक प्लेट प्रोथोरैक्स की, दूसरी प्लेट मीजो की, मेटा की, ऐसे प्लेट्स में है। ये आप जो देख रहे हो ना, इंडिविजुअल प्लेट्स हैं, है ना? ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन टुकड़ों में है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? और इन टुकड़ों को, ठीक है, हम बुलाते हैं स्क्लेराइट। क्या बुलाते हैं? स्क्लेराइट बुलाते हैं। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बिकॉज ये मिटा रहा हूँ इसके लिए नहीं, तो ये प्रोथोरैक्स है, मीसोथोरैक्स है, मेटाथोरैक्स है, यहाँ लिख देता हूँ मीसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, और ये यहाँ से मिटा। ओके, इसको वापस बना देते हैं। ओके, तो मैंने क्या बोला? मैंने आपको बताया कि इन प्लेट्स को हम स्क्लेराइट्स बुलाते हैं। स्क्लेराइट्स मतलब काइटिनस प्लेट्स। और स्क्लेराइट्स दो तरीके के होते हैं, एक प्लेट रहेगी इस साइड डॉर्सल साइड में, और एक प्लेट रहेगी वेंट्रल साइड में। पूरा कवर करना है ना, तो एक प्लेट डॉर्सल साइड में, एक वेंट्रल साइड में, और दो लेटरल साइड में। तो आपको तीन तरीके के स्क्लेराइट्स मिल जाएंगे आपको। कौन कौन से? डॉर्सल साइड में टर्जिटिस, टर्जा एट द डॉर्सल साइड, स्टर्ना एट द वेंट्रल साइड, एंड प्लूरा एट द लेटरल साइड। और इसको जोड़ोगे आपस में बाय द हेल्प ऑफ आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, मैं आपको कैमरा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ओके, तो मैंने क्या बताया? ओके, मैंने बताया कि इसके पास प्लेट्स हैं। प्लेट्स को हम स्क्लेराइट्स बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? स्क्लेराइट्स बोल रहे हैं। और स्क्लेराइट्स तीन तरीके के हैं, डॉर्सल साइड में टर्जा
या टर्जिटीज, वेंट्रल साइड में स्टर्ना या स्टर्निटीज, और लेटरल साइड में प्लूरा या सिंपली प्लूरा। और ये दो होते हैं एक जगह। एक सेगमेंट की बात कर रहा हूं, तो एक सेगमेंट में क्या देखोगे, देखो ध्यान से समझो। आपको कॉकरोच के इस एक पार्ट को कवर करना है, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा डॉर्सल साइड में, मान लीजिए डॉर्सल साइड में हो गया एक प्लेट वेंट्रल साइड में, तो एक डॉर्सल हो गया, वेंट्रल हो गया। अब साइड तो रहेगी, मतलब लेटरल साइड तो रहेगी, तो एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, पूरा एकदम कवर हो जाएगा, पूरा बॉक्स टाइप बन जाएगा। डॉर्सल, वेंट्रल, लेटरल, लेटरल, चार जुड़ जाएंगे और चार स्क्लेराइड्स मिलके पूरी एक सेगमेंट को क्या कर लेंगे, कवर कर देंगे। और पूरी बॉडी इसी तरीके से कवर हो जाएगी किसमें, काइटिनस एक्सोस्केलेटन में। किसमें, काइटिनस एक्सोस्केलेटन में। क्लियर। तो इस तरीके से हर सेगमेंट पूरी की पूरी काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर हो जाएगी और कॉकरोच पूरा पूरा काइटिनस एक्सोस्केलेटन में कवर हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इसमें कवरिंग की वजह से ये मरते ही नहीं है, प्रोटेक्शन में बड़ा काम करती है। और क्योंकि इसलिए मरते नहीं है, इसलिए सालों साल से ये बढ़ते चले आ रहे हैं। कौन, इंसेक्ट्स। और इतने बढ़ते चले आ रहे हैं कि ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब सबसे बड़ा फाइलम एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा है। जितने स्पीशीज आज तक आइडेंटिफाई किए गए हैं, जितने आज तक आइडेंटिफाई करके नेम किए गए हैं, उसमें 2/3 मतलब अप्रोक्सीमेटली 67% जो स्पीशीज हैं वो आर्थ्रोपोड्स है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 2/3 नेम्ड स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज आर्थ्रोपोडा, बिकॉज कहीं ना कहीं इनका जो एक्सोस्केलेटन है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो ये मैंने बताया स्क्लेराइड्स इनके पास दर्जा, स्टर्ना, प्लूरा एंड आपने 1 2 3 4 स्क्लेराइड्स लगा दिए। अब आपको इनको जोड़ना भी तो है, सीमेंट भी तो करना है, गम भी तो लगानी है। गम लगाकर जोड़ेंगे तो जो बीच में सीमेंटिंग स्ट्रक्चर है उसको हम आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। नाम से समझ में आ रहा है, ज्वाइंट करने वाली मेम्ब्रेन, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखिएगा, one tarja, one sterna, two pleura are connected together by the help of arthroidal membrane. Clear point? आगे बात समझ। ओके, आगे बात करते हैं। तो ये हुआ थोरैक्स, एब्डोमेन और बॉडी के बारे में बात। अच्छा, अब आपको एक और चीज समझ आ रही कि कॉकरोच के थोड़े से हेड की बात करते हैं। इसके हेड में थोड़ा कॉकरोच डिस्कस करते हैं। ये जो डायग्राम बनाया है इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कॉकरोच में आपको दो चीजें और बता रहा हूँ। उसके हेड पे ध्यान देंगे तो इसका जो हेड है इसमें ये दो स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, इनको हम इसका एंटीना बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? एंटीना बुलाते हैं। पेयर ऑफ एंटीना। एंटीना का फंक्शन क्या है? एंटीना आर olfactory एंड वाइब्रेशनल सेंसिटिव। देखिए olfactory क्या होता है? olfactory मतलब स्मेल सेंसिटिव। आपका नाक olfactory है, olfactory मतलब स्मेल सेंसिटिव। तो इसका जो एंटीना है वो स्मेल सेंसिटिव है, इसलिए बार बार अपना एंटीना से मूव करते रहते हैं बिकॉज़ इट कैप्चर्स ऑल द स्मेल सराउंडिंग। एंड वाइब्रेशनल रिसेप्टर्स, कोई भी साउंड है ना, साउंड इज वाइब्रेशन, तो कोई भी साउंड को के रिसेप्टिव होते हैं कौन? इसके एंटीना। मतलब उसका जो एंटीना है उसका नाक भी है और कान भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो एंड इतना ही नहीं, टैक्टाइल भी होते हैं। क्या होते हैं? टैक्टाइल। टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव। तो वाइब्रेशन के लिए ज्यादा नहीं है, टच ज्यादा है। इसको वाइब्रेशन हटा के ठीक है टैक्टाइल कर दीजिए। टैक्टाइल, टैक्टाइल मतलब टच सेंसिटिव। मतलब अब उसके अंदर आप टच करोगे तो बड़ा लगेगा, तो टच सेंसिटिव है बहुत ज्यादा। और ऑल्फैक्टरी यानी स्मेल सेंसिटिव है, ठीक है ना। इनके पास वाइब्रेशन के सेंसेशन के लिए मेन स्ट्रक्चर जो है वो नीचे है, ठीक है ना। कहाँ नीचे? यहाँ नीचे। कहाँ पर? आखिरी तर्जा पे। आखिरी तर्जा कौन सा है? 10th तर्जा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबरिंग हमेशा किसको देते हैं? एब्डोमेन के सेगमेंट्स को देते हैं हम। थोरैक्स को होता है प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। फिर एब्डोमेन के सेगमेंट गिनेंगे तो 10 सेगमेंट होती है, ठीक है ना। तो हम नंबरिंग सिर्फ एब्डोमेन के सेगमेंट को देते हैं। अगर बोलूंगा 5th तो मतलब वो एक्चुअल में 8th है भाई। 3 तो प्रो में जो मेटा हो गई, 5th का मतलब 1 2 3 4 5 ये होगी। तो अब एब्डोमेन के हिसाब से नंबरिंग है, तो मैं बोल रहा हूँ 10th तो मतलब एब्डोमेन के 10th। एब्डोमेन की जो 10th सेगमेंट है उसका जो टर्जा है, मतलब जो उसका डॉर्सल साइड वाला रीजन है, ठीक है ना। डॉर्सल साइड वाला जो उसका ये प्लेट है, उसमें से ये दो स्ट्रक्चर देखना हमको बाहर निकल रहे हैं बड़े बड़े से। इनको हम नाम देते हैं एनल सर्काई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बोलते हैं एनल सर्काई या सर्कस। एनल सर्काई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेल फीमेल कॉकरोच दोनों में रहेंगे।
and they are vibrational sensitive. They are vibrational sensitive. तो मतलब आप कह सकते हो कि कॉकरोच जो कान है उसके पैरों के पास है, ठीक है ना, वो अपने पैरों के पास से वाइब्रेशन पिकअप कर रहा है, बिकॉज़ वहां पे एनल सर्काइन इज वाइब्रेशनल सेंसिटिव, ठीक है ना, क्लियर। अगर मैं इस कॉकरोच में, ठीक है, अब मुझे बताना कि बाहर से देख के बताना कॉकरोच मेल है फीमेल, मैं ऐसे नहीं बता सकता। अगर मेरे को बाहर से देख के बताना है कॉकरोच मेल है फीमेल, तो अगर मैं इसके यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना दूं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक और बना दूं यहाँ पे, ठीक है, तो अब ये हो जाएगा मेल कॉकरोच। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर, ये इन्हें बोलते हैं एनल स्टाइल। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एनल स्टाइल सिर्फ मेल की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मेल की प्रॉपर्टी। तो दैट इज अ डिफरेंस एक्चुअली, ठीक है। देखिए पे अटेंशन बेटा, एक है आपका एनल स्टाइल, एक है द एनल स्टाइल, एक है एनल सर्काई। एनल सर्काई, एनल सर्कस मेल फीमेल दोनों के पास है, बोथ आर वाइब्रेशनल सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। एनल स्टाइल छोटे से स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना, जो लास्ट टर्ना में जो 9 ही होते हैं। देखिए ये भी एक डिफरेंस है। टर्जा टोटल 10 होते हैं, टोटल टर्जा टोटल 10 होते हैं और स्टर्ना टोटल 9 होते हैं, ठीक है ना। मतलब आखिरी सेगमेंट में आपको स्टर्ना नहीं मिलेगा, 10वें सेगमेंट में आपको स्टर्ना नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो 9th जो आपका स्टर्ना है, जो आखिरी स्टर्ना है, वहां से एनल स्टाइल बाहर आते हैं और ये सिर्फ मेल में होंगे। अगर ये एब्सेंट है तो वो फीमेल है, और ये प्रेजेंट है तो वो क्या है, मेल है। बाहर से देख के तो हम ऐसे बता सकते हैं, तो अंदर से तो हम बता सकते हैं टेस्टिस का मेल है, ओवरी का फीमेल है। बाहर से देख के हम एनल स्टाइल को जब देखते हैं, तो एनल स्टाइल इज अ मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है ना कॉकरोच या सम अदर आर्थ्रोपोड्स एज वेल। क्लियर है पॉइंट, आगे मत समझो। तो मैंने क्या क्या बता दिया, हेड है, सेगमेंट्स है, सेगमेंट्स में थोरैक्स है, एब्डोमेन है, हेड भी एक सेगमेंट ही है, ठीक है। बल्कि जो हेड है, ठीक है, वो हेड एक्चुअल में 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स को फ्यूज करके बना है। ये लिख लीजिएगा, ये जो हेड होता है, हेड हेड ऐसा वैसा नहीं है, हेड खुद 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स को फ्यूज करके बनता है। पहले एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट थी, उनको फ्यूज करके क्या बना हुआ है, हेड बना हुआ है, दैट इज द हेड, ठीक है ना। और हेड इज द डाउनवर्डली डायरेक्टेड होता है, मतलब कि अगर बॉडी है तो हेड नीचे की तरफ होगा, तो हेड इज डाउनवर्डली डायरेक्टेड। हेड के पास आपने देखा तो एंटीना है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कंपाउंड आई, जिसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। कंपाउंड आई मतलब एक ऐसी आई जिसके पास मल्टीपल लेंस होंगे, जैसे आपकी एक आई में एक ही लेंस है, इसके पास मल्टीपल 2000 लेंस होते हैं, ठीक है ना। और एक सिर्फ लाइट को सेंसरी, सिर्फ इमेज नहीं बनाएंगे, सिर्फ लाइट को सेंसरी है, सिंपल लाइट, क्या बुलाते हैं, सिंपल लाइट। या इसका एक और नाम है oocelus, क्या नाम है, oocelus। oocelus यानी सिंपल आई, एक पार्ट हो गया। दो सिंपल आई है, दो कंपाउंड आई। सिंपल आई सिर्फ लाइट को उसके सेंसरी है, कंपाउंड आई क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी, ठीक है ना। तो ये इसके हेड में क्या क्या हो गया, एक तो सिंपल आई हो गई, कंपाउंड आई हो गई, एंटीना हो गया। ये विजन के लिए, ये लाइट के लिए सेंसरी सिंपल आई, और ये स्मेल और टच के लिए कौन, एंटीना। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारे पास और भी चीजें हैं, हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। बस एक आखिरी चीज लगी है, इसके विंग्स। अब देख सकते हैं कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं, और ये सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास होते हैं, किसी यंग कॉकरोच के पास नहीं होंगे। जो प्रॉपर्ली एडल्ट बन चुका है, जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो चुका है, उसी कॉकरोच के अंदर आपको विंग्स मिलेंगे। कितने विंग्स मिलेंगे, 2 मिलेंगे, ठीक है ना। एक विंग मीजोथोरैक्स से आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मीजोथोरैसिक विंग, आप उसे मीजोथोरैसिक विंग बोल सकते हो, ठीक है। या आप उसको बोल सकते हो फोरविंग बोल सकते हो, या उसको आप टेग्मीना बोल सकते हो, या आप उसको एलाइट्रा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो टेग्मीना, एलाइट्रा, फोरविंग, मीजोथोरैसिक विंग, सारा विंग यही है, ठीक है। सब क्या है, यही है। फंक्शन क्या है इसका, इट कवर्स द बॉडी and metathoracic wing, covers the body under metathoracic wing। metathoracic wing कौन से, नीचे वाला, this one is the metathoracic wing। क्योंकि मेटाथोरैक्स से आएगा, तो जो मीजो से आएगा वो मीजोथोरैसिक, जो मेटा से आएगा वो मेटाथोरैसिक, दैट इज अ मेटाथोरैसिक विंग। मेटाथोरैसिक विंग बोलेंगे उसको, आप उसको हाइंड विंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हाइंड विंग, और या आप उसको बोल सकते हो साइड विंग,
क्योंकि ये फ्लाइट में हेल्प करता है, किसमें करता है, फ्लाइट में हेल्प करता है। तो दोनों विंग की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। एक उड़ने वाला मतलब कॉकरोच उड़ते हैं, यस, एडल्ट कॉकरोच उड़ते हैं, तो ये फ्लाइट में मदद करता है, ये बॉडी को कवर करने में मदद करता है। मैं बता दूं क्या होता है। अभी तो ये कॉकरोच जैसे पंख फैला के बैठा है, जब ये रेस्ट करेगा तो ये हाइंड विंग अंदर आ जाएगा, हाइंड विंग अंदर आ गया, इसके ऊपर पूरी बॉडी को कवर कर लेगा ये फोरविंग। फोरविंग देखिए यहाँ पे छोटा रहा है, ऐसा नहीं है, ये पूरी बॉडी को कवर करता है। यहाँ से लेके जाना है, अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखेंगे तो आपने दिखा भी रखा है किस तरीके से पूरी बॉडी को कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये पूरी बॉडी को कवर करने की क्या रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, पूरी बॉडी कवर करने का। तो बॉडी को कवर करने के लिए फोरविंग या हाइंड विंग को भी कवर करेगा। ऑफ कोर्स पहले तो जैसे ही रेस्ट किया, पहले हाइंड विंग अंदर आ गया, ये ऐसे अंदर आ गया, फिर उसके ऊपर ऐसे फोरविंग पूरा पूरा अंदर आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया, इसके ऊपर आ गया, ठीक है। ये बॉडी को कवर करने के लिए है, ऑफ कोर्स बॉडी को कवर करने के लिए है, तो ये लेदरी है, ओपेक है, ज्यादा मोटा है, लेदरी है, ओपेक है, ठीक है ना। हाइंड विंग उड़ने के लिए ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, लेदरी, ओपेक, फोरविंग, टेगमीना, इलाइट्रा, मेसोथोरैसिक, ये सब पे क्वेश्चन बन सकता है। दैट इज द फोरविंग। ऑफ कोर्स एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ठीक है ना। लेकिन आ कहां से ना, मेसोथोरैसिक। अब जो मेटाथोरैसिक विंग है, हाइंड विंग है, वो फ्लाइट के लिए रिस्पांसिबल है। ये इससे कैसे अलग है, ये मोटा है, ये पतला है, दिस इज थिक, दिस इज थिन, इट हेल्प्स इन कवरिंग, इट हेल्प्स इन फ्लाइट, दिस इज लार्ज, दिस इज स्मॉल। लेकिन कोने में ज्यादा चौड़ा, मतलब कि लास्ट एंड पे, डिस्टल एंड पे, एक होता है प्रॉक्सिमल एंड, एक होता है डिस्टल एंड। तो कोने में ज्यादा चौड़ा कौन है, द हाइंड विंग, ठीक है ना। फिर कोने में ज्यादा चौड़ा होता है, फ्लाइट में मदद करता है, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट, ओपेक, मेटाथोरैसिक, मेसोथोरैसिक, फ्लाइट, बॉडी कवरिंग, ओवरऑल लार्ज, ओवरऑल स्मॉल, लार्ज एट डिस्टल एंड, नैरो एट डिस्टल एंड। ये डिफरेंस है बिटवीन द फोर विंग एंड द हाइंड विंग। और चार विंग्स होंगे, दो यहाँ और दो यहाँ। तो यही है अबाउट द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द कॉकरोच जो मैंने आपको बताने थे। अभी इसको जाके आप एनसीईआरटी से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर से कॉकरोच वहां आपको मिल जाएगा, वहां से उसे रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम हम इसके बाकी फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे कि इसका रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, इन सब के डायग्राम्स वगैरह पढ़ेंगे और चीजें वगैरह पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कॉकरोच में क्या क्या रहता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम मेरी आज की क्लास में तो इतना ही है। सर मंडे को टेस्ट है, सिलेबस क्या है? मंडे आप लोगों का टेस्ट है? यस सर। आज डे क्या है? आज वेडनेसडे। आज वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 4 दिन आपके पास। हाँ ठीक है, एनालिटिक्स का मतलब कि ओके सर। देखिए आपके याद रख लीजिए, जब भी मंडे टेस्ट होंगे तो वेंसडे तक की क्लास, मतलब अगर आपकी क्लास ऐसे रहती है, मान ली 2 क्लास होती है ना आपके हफ्ते में, तो सेकेंड लास्ट क्लास तक जितना हो चुका है वो सिलेबस में आएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास ट्यूसडे को है, फ्राइडे को है, और लेट से आपका मंडे टेस्ट है, तो फ्राइडे क्लास का तो नहीं आएगा, लेकिन ट्यूसडे तक की क्लास में जितना हो चुका होगा वो आपके मंडे टेस्ट में हमेशा आएगा। तो ये अपना रूल बना लीजिए कि मंडे टेस्ट का सिलेबस इज इक्वल टू व्हाटएवर हैज बीन टॉट टिल द सेकेंड लास्ट क्लास, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो अभी कॉकरोच में किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। सर आपने जो ये फर्स्ट विंग बनाया है कॉकरोच का, इसके मीजोथोरैसिक के ऊपर क्या लिखा है सर आपने? टेगमीना। सर इसका क्या फंक्शन है? बेटा ये इसके सिनोनिम्स है। Mesothoracic wing is also known as tegumina, is also known as forewing, is also known as elytra. ओके सर। ठीक है, hind wing is also known as metathoracic wing. ये बोला मैंने। फंक्शन मैंने एरो देके लिखे, कवर द बॉडी, mesothoracic wing, फ्लाइट मत करता है, metathoracic. ओके सर। इसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के बाद। बाकी लोगों को चीजें क्लियर है? हेड, thorax, abdomen, legs. यस सर। चलिए फिर कोई डाउट नहीं है तो विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।